नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग पिछले क्लास में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में 20 क्वेश्चन देख चुके थे। उम्मीद है आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे और बात को इस एकदम कंफर्म करके चलिए कि क्वेश्चन इसी तरह से एकदम आपको मिलेंगे। तो अर्थव्यवस्था में एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर इसे आप पूरा देख लेंगे तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। देर न करते हुए 21 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो आपको पता है वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाती है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। यही इसकी व्याख्या देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है आपका, सेम चीज़ वही लिखी गई है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम लोगों को शिक्षित करने को संस्थान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इतना क्वेश्चन सिर्फ घुमाया बस है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि जीवीए का फुल फॉर्म पूछा गया है आपको, इतना ही। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है। देखिएगा यह 13 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो सही जवाब जीवीए का होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जीवीए का फुल फॉर्म। व्याख्या देखें तो सकल मूल्य वर्धित या ग्रास वैल्यू एडेड, देखिएगा हिंदी में दे दिया जाता है। तो जीवीए का फुल फॉर्म में देखा जाए हिंदी में इसका देखें तो होता है आपका सकल मूल्य वर्धित होता है, या इसे ये अंग्रेजी में ग्रास वैल्यू एडेड। किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप होती है। समझ गए ना आप? यहाँ से आगे देखते क्या दिया गया है। अन्य शब्दों में ग्रास वैल्यू एडेड, देखिए सही मतलब आसान शब्दों में से कहा जाए तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, प्राथमिक यानी द्वितीयक और तृतीयक यानी तीनों क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मौद्रिक मूल्य पर परिकलित किया जाता है। यह आपका जीवीए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? तो ये आपका उत्पाद शुल्क है जिसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश में वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था? 122वां। देखिएगा संविधान संशोधन विधेयक दूसरा होता है, संविधान संशोधन दूसरा होता है। कई बार संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है लेकिन वह संशोधन बन नहीं पाता है, तो अलग चीज़ है। लेकिन ये आपका 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। देखिएगा विधेयक अगर बात की जाए तो 122वां संशोधन विधेयक था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी गई थी। इसकी अधिसूचना में कब अनुच्छेद 279 फर्स्ट के अंतर्गत लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। आपका जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। और विधेयक कब लाया था? आपका 2016 में ही यह विधेयक लाया गया था। और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? देखिए 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति को मंजूरी कब मिली थी? यह मिली थी 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। तो यहाँ पर यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आपका टिस्को कहा जाता है, कि स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका 1907 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 1907 में हुई थी। आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण हुआ, स्थापना हुई थी। देखते हैं इसकी क्या दिया गया है व्याख्या में। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर में हुई थी। 26 अगस्त 1907 को हुई थी। यह निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे किया जाता है आपका संविधिक संचलित अनुपात को किया जाता है, आपका परिभाषित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है। देखिएगा आप अगर
इसकी भाषा समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, अगर इसकी आप भाषा समझते हैं तो। यही व्याख्या देखते हैं। संविधिक संचलित अनुपात नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज एक अनुपात है। इसके अंतर्गत सोना, देखिएगा, सोना नगद सरकारी प्रतिभूतियों के आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूतियों को ब्रांड के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक संचलित अनुपात प्रतिशत बढ़ाकर देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन गलत की बात की है तो जो ऑप्शन डी जो दिया गया है आपका, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके सभी के सभी आपके सही है। यहाँ व्याख्या से क्लियर करते हैं। दिए गए विकल्पों में अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा क्वेश्चन है आपका, निर्गत मूल्य क्या है? आसान शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो निर्गत मूल्य की बात किया जाता है तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। यह बाजार मूल्य से कम होता है। निर्गत मूल्य जो है यह बाजार के मूल्य से कम होता है आपका निर्गत मूल्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। यही व्याख्या से क्लियर करते हैं। सेम चीज दिया गया है। निर्गत मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार मूल्य से कम होता है। यह मूल्य घटाकर निश्चित किया जाता है, ठीक है ना, घटाकर इसे निश्चित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया गया देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात की जाती है इसमें जो गृहिणी का कार्य होता है इसे शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। बाकी आपका एक फर्म में किया गया कार्य का गणना किया जाता है। एक नए घर का निर्माण अगर करते हैं तो उसका भी गणना किया जाता है और बाजार में मछली बेचते हैं तो उसका भी आपका गणना किया जाता है। लेकिन गृहिणी का कार्य जो घर का अंदर होता है उसका गणना नहीं किया जाता है। व्याख्या देखते हैं क्या क्लियर होता है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय बहुत बार पूछा गया। राष्ट्रीय आय का परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है ना। विकल्प अनुसार गृहिणी का कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ से आपका एक क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निर्मित हुई थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी आपका 1972 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आपका 1972 में आपका हुई थी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी का आपका हिंदी रूप है ना, ठीक है। तो आपको पता है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है और इसकी स्थापना सर 1972 में हुई थी, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी तो ये आपका 1972 में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय जो है मुंबई में, आपको पता है यह जो है भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ कौन से बजट में घोषित किया गया था? तो इसकी बात आपका जो है कृषि उड़ान योजना की बात जो है यह की गई थी आपके 2020 के बजट में इसकी गणना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यही इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया है। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत किसानों को क्या दिया जाता है, सब्सिडी आधारित हवाई सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है ना। सब्सिडी आधारित हवाई सेवाएं प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर किया जाता है। यह योजना का प्रथम प्रारूप जो है वर्ष 2020 के में प्रस्तावित व लागू हुआ था, ठीक है ना। 2020 के बजट में इसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। जीडीपी अस्थिरीकरण को मूल्य अस्फीतीकरण भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है आपका, अंतर्निहित कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अंतर्निहित कहा जाता है आपका। जय
जीडीपी डिफॉल्टर जो है, इसे डिफॉल्टर कहा जाता है। तो इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो क्या कहा जाता है, अंतर्निहित कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। जीडीपी डिफॉल्टर को अंतर्निहित मूल्य डिफॉल्टर भी कहा जाता है। तो दोनों नाम एक ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। ये भी आपका जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो है लेकिन इसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो जीडीपी का प्रमुख उपयोग की बात की जाती है तो सही जवाब होगा आपका, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन जीडीपी के द्वारा ही किया जाता है ना, है कि नहीं। 4 ट्रिलियन जीडीपी, 5 ट्रिलियन जीडीपी बात किया जाता है ना। तो यह क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति इसी से मापी जाती है कि वह देश कितना आर्थिक रूप से समृद्ध है। यही पूरा देखते हैं व्याख्या में। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत बार ये फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। तो क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का फुल फॉर्म है, का मुख्य कार्य देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करना है। देश की वास्तविक स्थिति का आकलन तथा सुधार करने हेतु कदम जीडीपी का वास्तविक जानकारी से ही मिलता है। तो यहाँ से आपका एक क्लियर हो जाता है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है आपका। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है केंद्रीय बजट के रूप में पेश करने की बात की जाती है तो 1950-51 में आपका पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखते हैं तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह बजट से एक दिन पूर्व संध्या पर जारी किया जाता है। यह वर्ष 1950-51 में पेश किया गया था पहली बार, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका यह क्लियर हो जाता है। जिस दिन आपका बजट लाया जाता है उसके एक दिन पहले यह आपका आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये क्वेश्चन यही से क्लियर हो जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था। यह बना था आपका 2019 में बना था। के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। तो किसे उपभोक्ता माना जाता है इसकी बात की जाती है तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या किया जाता है। तो अगर उपभोक्ता की बात किया जाता है तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल एवं एवज में किसी भी माल या सेवाओं को खरीदारी करता है उसे उपभोक्ता कहता है। सही रूप में देखा जाए तो कोई सामान अगर खरीदता है तो उपभोक्ता हो गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान या सेवाओं को खरीदता है। आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता ही कहलाएंगे ना। अर्थात मूलतः भाव क्रय शक्ति से है जो प्रतिफल एवं एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। तो जो भी कोई सही रूप में देखा जाए आपका शुद्ध रूप में या सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो कोई सामान खरीदता हो वो आपका उपभोक्ता हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रबी की फसल खरीफ की फसल बहुत बार पूछा जाता है तो इसमें से जो मूंगफली है वो आपका खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है, ठीक है ना। आपका जो गेहूं रबी की फसल है, ठीक है ना। तो मूंगफली आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। खरीफ की कुछ फसलें देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं आपकी चावल हो गया खरीफ की फसल है। यहाँ मक्का भी इसी समय बोया जाता है खरीफ की फसल। ज्वार आपकी खरीफ की फसल है। बाजरा है, मूंग है, मूंगफली हो गई आपके, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया। ये सभी फसलें जो है आपके खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रति को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगर रुपए के प्रति जो है आपका र लिख करके कैसे होता है, माफ कीजिएगा, ऐसे होता है ना, ऐसे र लिख करके ऐसे बीच में काट दिया जाता है। यही आपका रुपए का प्रतीक है ना। तो कब लिया गया था, तो यह लिया गया था आपका, और इसके कौन बनाया था, उदय कुमार ने इसका जो है निर्माण किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। आपका 2010 में यह आपका भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कुमार द्वारा, देखिए दिया गया ना, उदय कुमार द्वारा निर्मित रुपए के चिन्ह को वर्ष 2010 में अपनाया था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें इनवाइट किया गया था लोग अपना अपना विचार दें, इसमें से जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसे अपनाया जाएगा। जिसे 3000 से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 3000 से अधिक लोगों ने उसे रुपए का हिस्सा बनाया था। यूनियन कैबिनेट की बैठक में उदय कुमार द्वारा निर्मित चिन्ह को फाइल किया गया था। आपको पता है रुपए का चिन्ह, देखिए कभी कभी दे भी जाता है। रुपए का चिन्ह आपको पता है इस तरह से ही होता है, जैसे मैंने बताया कि बीच में से काटा रहता है, ये आपका रुपए का चिन्ह है। तो इसका निर्माण आपका उदय कुमार ने ही किया था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
अमूल दूध आप लोग देखे ना, अमूल से दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपका। तो इसका सहकारी की बात की जाए तो गुजरात है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका, क्या है, गुजरात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अमूल जो है आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका संबंध कहाँ से है, गुजरात से है, जिसका प्रबंधन सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, विकासशील देशों के लिए हितकारी कदम मनाया गया है। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था। तो ये जो जमा योजना है ये आपका 2019 में लाई गई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखें तो क्या दिया गया आपका, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष 2019 में लागू हुआ था। ठीक है ना, कौन सा योजना है आपका, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम जो है आपका 2019 में बना था, लागू था। इसमें अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित तथा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना है। ठीक है ना, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो आपको पता है सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में, आपका ऑप्शन नंबर 20 है जगह। ज़्यादातर देखा जाए तो सभी जो है कार्यालय मुख्यालय जो है बड़े बड़े कंपनियों या बैंक के आपके मुंबई में होते हैं, तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं मुंबई में है। यह इसके व्याख्या की बात की जाए तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, देखिएगा इसका फुल फॉर्म यही है आपका, भारतीय हिंदी में अगर बात की जाए तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, और इंग्लिश में देखा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में प्रतिभूतियों को विनिमय करने वाली संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 की स्थापना, मतलब सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम कब बना था आपका, 1992 में एक अधिनियम बन गया था के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, लेकिन वैधानिक मान्यता की बात की जाए तो इसे मिली थी आपका 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक मान्यता मिली थी, प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। तो यहाँ से आपका एक क्लियर हो जाता है। अगला देखते हैं, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछाते हैं, जो है कठिन शब्दों वाले, जैसे देखिए आपको इकोनॉमिक में शब्द आप पकड़ लेंगे, अगर अच्छे से शब्द पकड़ ले तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन कभी कभी इजी शब्द भी दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपका, एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाने की प्रणाली को क्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है ना, मिश्रित खेती कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया आपका, मिश्रित फसल उत्पादन में दो या दो से अधिक फसलों को संयुक्त रूप से उगाने की क्रिया है। हमारे देश में फसल प्रणाली, फसल चक्र, सघन खेती आदि प्रणालियां अपनाई जाती है। कौन कौन सी हमारे देश में अपनाई जाती हैं, फसल प्रणाली हो गया, फसल चक्र हो गया और सघन खेती है। ये सभी प्रणालियां हमारे देश में जो है खेती के लिए अपनाई जाती है। तो यहाँ से 40 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। तो इसके बाद से क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए साथ ही साथ इतिहास, भूगोल, सभी विज्ञान भी के लेक्चर कवर हो रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, पूरा का पूरा वहाँ से मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।